हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग। बेटा हमारा टॉपिक चल रहा था कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, और आज इस टॉपिक की बेटा लास्ट क्लास है। तो आज की क्लास में हम कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला है टीडीएस ऑन रेंट। यहाँ पर बेटा मैं रेंट की बात कर रहा हूँ। जो बिल्डिंग को किराए पर देने से आपको रेंट प्राप्त होता है, उस इनकम के ऊपर टीडीएस कब कटेगा, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। हाँ जी बेटा, टीडीएस ऑन रेंट को लेकर बेटा सेक्शन 194 आई है। इस सेक्शन के बारे में डिटेल में हम डिस्कशन टीडीएस वाले टॉपिक में ही करेंगे। अभी जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि रेंट की इनकम पे बेटा टीडीएस तभी कटता है जब किराए की इनकम पूरे साल की 2,40,000 रुपये से बेटा ज़्यादा हो। 2,40,000 रुपये तक यदि किराया है, उस केस में कोई टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है जी। तो यहाँ देखिए क्लियर लिखा हुआ है इसमें, TDS on rent is deducted if the rent paid is more than 2,40,000 per annum। ठीक है जी। अब बेटा जैसे नीचे कुछ केसेस लिए हुए हैं। फर्स्ट केस में मंथली रेंट आपका 10,000 है। मंथली रेंट अगर बेटा 10,000 है तो पूरे साल का एनुअल रेंट कितना बनेगा? 1,20,000। तो ये अमाउंट आपको चेक करना है कि 2,40,000 से कम है या ज़्यादा है एनुअल रेंट। तो यहाँ पे बेटा एनुअल रेंट 2,40,000 से कम है तो नो TDS। ऐसे ही 20,000 अगर बेटा मंथली रेंट है तो एनुअल रेंट बनेगा 240। ठीक है, हम ये मान रहे हैं, ये एज्यूम कर रहे हैं कि मकान पूरा साल किराए पर दिया हुआ था, तो 2,40,000 रुपये बेटा किराया बनेगा। इस केस में भी टीडीएस क्या होगा? नील। अब यहाँ देखिए थर्ड केस में 25,000 रेंट है, तो पूरे साल का बेटा किराया कितना बन गया? 25,000 इंटू 12, 3 लाख। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जो किराया है ये 2,40,000 को एक्सीड कर रहा है, तो इस केस में बेटा टीडीएस कटेगा। यस। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि टीडीएस कितने अमाउंट पे कटेगा? क्या टीडीएस 3 लाख पे कटेगा या 2,40,000 से कितना फालतू है? 60,000 एक्सेस पे कटेगा? तो बेटा ध्यान रखना, टीडीएस फुल अमाउंट पे कटेगा। ऐसा नहीं है कि 2,40,000 रुपये से जो ज़्यादा अमाउंट होगा सिर्फ उसके ऊपर टीडीएस कटेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको 3 लाख रुपए किराया मिला है, 3 लाख रुपए आपकी किराए की इनकम है, तो उसके ऊपर बेटा टीडीएस कटेगा पूरे 3 लाख पे। ठीक है जी। तो यहाँ लिखा हुआ है देखिए, टीडीएस डिडक्टेड ऑन फुल 3 लाख। अब ये टीडीएस बेटा कौन काटेगा? ध्यान से सुनिए, टीडीएस कौन काटेगा? जो टीनेंट है। देखो टीडीएस बेटा टीनेंट काटेगा। किसको? किसको रेंट देते समय? ओनर को। जब भी किराएदार लैंडलॉर्ड को या ओनर को रेंट देगा तो टीनेंट की ये ड्यूटी बनती है, किराएदार की बेटा ये ड्यूटी बनती है कि यदि वो ओनर को जो किराया पे कर रहा है, यदि वो साल का किराया 2,40,000 रुपये से ज़्यादा दे रहा है, तो उस केस में किराएदार की ये ड्यूटी बनती है कि वो ओनर को पेमेंट करते समय उस किराए की रकम में से टीडीएस काट के गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करवाए और ओनर को बची हुई राशि का भुगतान करे। जैसे इस केस में देखिए, यहाँ पे 25,000 रुपये बेटा मंथली रेंट है। अब देखिए टीडीएस का रेट बेटा यहाँ पे ध्यान रखना 10% है। हालांकि ये रेट अब चेंज हो गए हैं, बट आपका असेसमेंट ईयर बेटा अभी कौन सा चल रहा है? 2021। तो हम इसी ईयर की बात करेंगे। इस साल में टीडीएस का रेट है 10%। अब बेटा ये रेट वैसे 7.5% कर दिया है, बट आपको 7.5% याद नहीं रखना, आपको 10% ही याद रखना है। ठीक है जी। तो अब ये देखो, 3 लाख रुपए का बेटा किराया पे कर रहा है किराएदार साल में, तो इसके ऊपर अगर मैं देखा जाए तो 10% बेटा कितना टीडीएस बटेगा? 30,000। 30,000 रुपये टीडीएस बनेगा। अब 30,000 रुपये जो बेटा जो टीडीएस बनेगा, ये पूरे साल का टीडीएस है, इसको मंथली टीडीएस में कन्वर्ट कर दो। मंथली टीडीएस बेटा कितना बनेगा? 30,000 डिवाइडेड बाई 12, तो 2,500 रुपीज़ पर मंथ टीडीएस कटेगा। कहने का मतलब ये है, जैसे बेटा ये टीनेंट है और ये ओनर है। ठीक है जी। तो टीनेंट ने ओनर को कितना किराया देना था? 25,000 रुपये बेटा। देखो 25,000 रुपये किराया फिक्स हुआ है, तो टीनेंट और ओनर के बीच में 25,000 रुपये का एग्रीमेंट है। बट ध्यान से सुनिएगा, टीनेंट जब ओनर को पेमेंट करेगा तो 25,000 रुपये नहीं देगा। टीनेंट को क्या करना होगा? किराएदार को इस 25,000 में से 2,500 रुपीज़ हर महीने टीडीएस काटना होगा।
यानी कि इस 25,000 में से बेटा 2500 रुपये काट लेंगे, 2500 काट के 22,500 रुपये, 22,500 रुपये ओनर को पे किए जाएंगे। तो यहाँ टी नेट क्या करेगा, टी नेट बेटा हर महीने ओनर को कितने पैसे देगा, ओनर को देगा बेटा 22,500 रुपये पर मंथ। ठीक है जी। और 2500 रुपीज़ जो TDS काटा है पर मंथ, ये कहाँ पर जाएगा, ये बेटा गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाएगा। टी नेट को क्या करना होगा, ये 2500 रुपीज़ जो TDS के काटे हैं ये किसको डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को। ठीक है जी, इस तरीके से होगा। बट कंडीशन ये है कि टी नेट जो ओनर को किराया पे कर रहा हो वो पूरे साल का किराया 2,40,000 रुपये से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है जी। हालांकि इसकी कुछ और कंडीशंस भी हैं, उन कंडीशंस के बारे में जब हम बेटा TDS का चैप्टर करेंगे तो वहाँ पर बात करेंगे सेक्शन 194I के। ठीक है जी। तो अभी फ़िलहाल इतना ध्यान रखना है। चलिए अब इसकी बेटा प्रैक्टिस करते हैं एक सम की हेल्प से। देखिए क्या कहता है, पढ़ो बेटा इस सम को। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन of Mr. Nivedit, calculate his total income and net tax payable by him for the assessment year 2020-21. Rent from let out property subject to TDS। अब यहाँ पे बेटा देखो 3 लाख रुपए किराया दिया हुआ है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 लाख, प्रॉफिट फ्रॉम ऑन बिजनेस 8 लाख, इनकम फ्रॉम लॉटरी 80,000, नेट एग्रीकल्चर इनकम 40,000, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन 30,000। ठीक है जी। तो हाँ जी बेटा, तो हमें क्या करना है, निवेदित की टोटल इनकम निकालनी है एंड नेट टैक्स पेबल। तो बेटा सबसे पहले हम निकाल लेते हैं टोटल इनकम ऑफ निवेदित। तो यहाँ बेटा हेडिंग बना लेते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। देखिए बेटा कैसे करेंगे। सबसे पहले निवेदित की बेटा सैलरी हेड की इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी बेटा नील है। तो सेकंड नंबर पे आ जाइए। सेकंड नंबर पे बेटा हम हाउस प्रॉपर्टी हेड बना लेते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी हेड के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू बेटा आपको एक्चुअल रेंट दिया हुआ है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू जब निकालते हैं तो एक्चुअल रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट का कंपैरिजन करते हैं। बट इस क्वेश्चन में ओनली एक्चुअल रेंट दिया हुआ है तो वही ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा। 3 लाख लेस म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स बेटा है नहीं तो म्युनिसिपल टैक्स को हम नील मान लेंगे। और उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%। तो 3 लाख का 30% 90,000, तो 2,10,000 ये हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम आ जाएगी। ठीक है जी। तो 2,10,000 बेटा ये हो गया हमारा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हाउस प्रॉपर्टी हेड के बाद नेक्स्ट हेड बेटा कौन सा बनेगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड की इनकम बेटा गिवन है आपको 8 लाख। चलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। हाँ जी बेटा कितनी इनकम है, 8 लाख। लो जी। उसके बाद बेटा बात कर लेते हैं कैपिटल गेन हेड। कैपिटल गेन हेड में बेटा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको गिवन है 2 लाख। बट ध्यान रखिएगा ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बेटा अंडर सेक्शन 112A वाला नहीं, जिसके ऊपर हम 10% टैक्स लगाते हैं, ये 20% वाला है। जब तक क्लियर ना लिखा हो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A तो आप बेटा इसके ऊपर 10% के बजाय कितना टैक्स लगाएंगे, 20%। चलिए उसके बाद आ जाइए अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज हेड में बेटा कौन सी इनकम आएगी, लॉटरी की इनकम। हाँ जी बेटा लॉटरी की इनकम है 80,000। और नेट एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम बेटा किसी भी हेड में नहीं जाती। और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, इसकी बेटा डिडक्शन मिलेगी 80E में। चलिए पहले इनका टोटल कर लेते हैं। इनका टोटल करके बेटा हमारी GTI आ जाएगी। तो
ये बेटा बन रहा है 12,000 90,000। सभी बच्चे बेटा चैट बॉक्स में लिखेंगे कैलकुलेशन। जीटीआई हमारी आ रही है 12,90,000। जीटीआई में से बेटा डिडक्शन माइनस कर देते हैं अंडर सेक्शन 80E। 80E की बेटा डिडक्शन बनेगी 30,000 इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन। तो ये बेटा हमारी टोटल इनकम आ गई। टोटल इनकम बेटा हमारी आ रही है 12,60,000। बताइए यहाँ तक बेटा, बताओ यहाँ तक बेटा क्लियर है? हाँ जी बेटा, अब टोटल इनकम निकालने के बाद अब बेटा हम कैलकुलेट करेंगे टैक्स लायबिलिटी। देखिए अब बेटा हेडिंग बना लेते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अब इस क्वेश्चन में बेटा थोड़ा केयरफुल रहना है क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम भी गिवन है आपको। तो टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहले आपको कंडीशंस चेक करनी होंगी। आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम बेटा क्वेश्चन में गिवन है 40,000 और नॉन एग्रीकल्चर इनकम मींस टोटल इनकम जो अभी हमने कैलकुलेट की थी वो आई थी हमारी 12,90,000। हाँ जी बेटा, देखिए अब कैसे करेंगे। सबसे पहले कंडीशन चेक कीजिए यहाँ पर, हेयर एग्रीकल्चर इनकम इज मोर देन 5,000 and non-agriculture income means total income is more than basic exemption limit। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बेटा निवेदित की एज देखिए कितनी है, नहीं दे रखी तो बिलो 60 यानी कि 2,50,000 से ज़्यादा होनी चाहिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। ये बेटा देखो ये 250 से ज़्यादा है और ये 5,000 से ज़्यादा है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, एग्रीगेट इनकम निकालेंगे। एग्रीगेट एग्रीगेट बेटा कर दो इन दोनों का, इन दोनों का। ये तो कंडीशंस फुलफिल होगी। हाँ जी बेटा, तो क्या करेंगे हम, 12,90,000 प्लस 40,000, ये बेटा हो जाएगा हमारा 13,30,000। अब बेटा इस पे टैक्स कैलकुलेट करना है, टैक्स ऑन एग्रीगेट इनकम। तो जब बेटा आप एग्रीगेट इनकम पे टैक्स निकालेंगे तो आपको इसमें से स्पेशल इनकम अलग करनी होगी और जनरल इनकम अलग करनी होगी। तो चलिए हम पहले उसे अलग करते हैं। तो इस क्वेश्चन में बेटा कुछ एक स्पेसिफिक इनकम्स भी गिवन है आपको, लीजिए इसको बेटा 3 पार्ट्स में मैं डिवाइड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बेटा 2 लाख का है। एक बेटा आपका लॉटरी की इनकम है, लॉटरी की इनकम आपकी 80,000। लीजिए 2,80,000, 13,30,000 में से बेटा 280 माइनस करेंगे तो ये बेटा आ जाएगा 13,30 में से 2,11,30, 11,30 में से बेटा 80, तो आई थिंक 10,50,000 आ जाएगा। हाँ जी बेटा 10,50,000 ये बेटा हमारा बचेगा। हाँ जी बेटा, चलिए अब इसके ऊपर कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट 250, पहले 2.5 लाख तक नील। हाँ जी बेटा नेक्स्ट 250, नेक्स्ट 250 में बेटा बनेगा 5% यानी कि 12,500। उसके बाद बेटा है नेक्स्ट 5 लाख, नेक्स्ट 5 लाख पे 20%, ये बेटा बनेगा 1 लाख। हाँ जी बेटा, तो 10 लाख तक तो बेटा हो गया 1,12,500। अब बाकी बैलेंस देख लीजिए, आपको 10,50,000 पे लगाना है तो बैलेंस बेटा कितना बचा, 50,000। 50,000 का 30%, 15,000 बेटा ये भी बनेगा, तो ये बनेगा 1,27,500। हाँ जी बेटा 1,27,500। एक तो बेटा ये हो गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 लाख का 20%,
40,000 और लॉटरी की इनकम पे बेटा 30%। लो बेटा ये हो गया, ठीक है जी। तो इन तीनों का बेटा टोटल कर लेते हैं हम। 1,27,500 प्लस 40,000, 1,67,500 प्लस 24,000। 1,91,500। लो बेटा इन तीनों का सम कर दिया मैंने। तो बेटा इन तीनों का सम कर 1,91,500। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में आपको एग्रीकल्चर इनकम और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट दोनों को ऐड करना है। एग्रीकल्चर इनकम बेटा है 40,000 और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बेटा आपकी 2.5 लाख थी। दोनों को ऐड करके 2,90,000 पे बेटा, इसको बेटा इक्वेशन 1 कर देंगे। हाँ अच्छा, अब इसके ऊपर टैक्स लगाना है 290 पे। तो 290 पे बेटा टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए। टैक्स ऑन 290, तो 2,90,000 पे बेटा आप टैक्स निकालोगे जनरल रेट से। पहले 2.5 लाख तक तो नील और अगले 40,000 पे 5%, ये बेटा 2,000 बनेगा ओनली, ₹2,000। तो इसको बेटा मैंने कर दिया इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा माइनस कर दीजिए 1 - 2। ये बेटा आपका आ जाएगा, लीजिए मैं यहाँ स्पेस बना लेता हूँ। 1 - 2, ये बेटा माइनस करेंगे 1,91,500 माइनस 2,000, तो ये बेटा आएगा 1,89,500। टैक्स ऑन टोटल इनकम 1,89,500। बताओ बेटा यहाँ तक। टोटल इनकम बेटा हमारी एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ 12,60,000 आया था, इसको बेटा ठीक कर लेना। 1260 प्लस 40, यहाँ बेटा 13 लाख आएगा और 13 लाख के हमने 3 पार्ट कर दिए, तो यहाँ बेटा 10,20,000 आ जाएगा। 2,80,000 हमने अलग कर दिया, तो ये 1020 और इसके ऊपर बेटा टैक्स लगाएंगे तो 20,000 का यहाँ पर 30%, 6,000 बेटा यहाँ पर आएगा। तो 1,18,500। लो बेटा यहाँ पे ही आएगा 1,18,500। अब बेटा तीनों का टोटल कर देंगे। 1,18,500 प्लस 40,000 बेटा ये हो गया 1,58,1,58 प्लस 24, 1,58,500 प्लस 24,000 बेटा करेंगे लो बेटा 1,82,500 में से 2,000, 1,80,500 ये बेटा हमारा आएगा टैक्स ऑन टोटल इनकम। ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे? टैक्स ऑन टोटल इनकम बेटा कैलकुलेट करने के बाद उसके बाद ऐड हम करते हैं सरचार्ज बेटा एप्लीकेबल हो नहीं रहा। ऐड क्या कर देंगे यहाँ पर? सेस का रेट बेटा हमारा है 4%। तो 1,80,500 का 4% बेटा करेंगे तो ये आ जाएगा नियर अबाउट 7,220। ये बेटा आप ऐड करोगे तो ये बेटा आ रहा है 1,87,720। लो बेटा ये हमारा ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी आ गई। अब ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी में से लेस क्या करना है? टीडीएस। अब यहाँ पे बेटा ध्यान दें, टीडीएस एक तो लॉटरी पे लेस होगा। लॉटरी की इनकम देखो पहले 10,000 से ज़्यादा है या नहीं? लॉटरी की इनकम बेटा 10,000 से ज़्यादा है, 80,000 है, तो टीडीएस कटेगा कितने परसेंट? 30। 80,000 का 30% 24,000। एक तो बेटा ये ध्यान रखना।
और दूसरा टीडीएस कटेगा रेंट पे। इस क्वेश्चन में रेंट की इनकम, पूरे साल का किराया, रेंट को देखना है बेटा। पूरे साल का किराया 2,40,000 से ज़्यादा बन रहा है या नहीं? 2,40,000 से ज़्यादा है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ मोर देन 240। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 194I, अगर किसी भी असेसी की इनकम, रेंट से होने वाली इनकम 2,40,000 से ज़्यादा है, तो उस केस में 10% टीडीएस कटेगा। तो रेंट के ऊपर बेटा 3 लाख का 10%, 3 लाख का 10% कर दीजिए। वैसे इस क्वेश्चन में लिखा भी हुआ था सब्जेक्ट टू टीडीएस। अगर ये लाइन बेटा ना भी लिखी हो तो आपको खुद ध्यान रखना है 10% टीडीएस का। तो यहाँ पे 3 लाख का 10%, 3 लाख का 10%, 30,000 टीडीएस माइनस हो गए। इन दोनों को बेटा माइनस कर देंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर बेटा आ जाएगा 1,33,720। ये बेटा हमारा नेट टैक्स आ जाएगा, नेट टैक्स लायबिलिटी। ठीक है जी। तो इस तरीके से बेटा ये सब करना है। हाँ, यहाँ पर हमने गलती से टोटल इनकम लेना था और बाय चांस हमने ग्रॉस टोटल इनकम ले लिया। टैक्स हमेशा टोटल इनकम पे लगता है। 12,90,000 तो बेटा हमारी जीटीआई थी, और इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 80E 30,000 की डिडक्शन माइनस करके 12,60,000 आया था हमारा। तो ये छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, बट चलिए हमें टाइमली पता लग गई। लो बेटा, ये हमारा फाइनल आंसर है। हाँ जी बेटा, आगे मूव करते हैं। अब बेटा बात करेंगे हम टीडीएस ऑन सैलरी इनकम। सैलरी इनकम पे कब टीडीएस कटता है और कैसे कटता है, कौन से रेट से, देखिए। इसका बेटा सेक्शन ध्यान रखना है, टीडीएस ऑन सैलरी का सेक्शन 192। इस सेक्शन के बारे में भी हम डिटेल में टीडीएस वाले टॉपिक में बात करेंगे। अभी इस सेक्शन का हम एक ओवरव्यू लेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, सैलरी की इनकम पे टीडीएस कौन काटता है? सिंपल सी बात है बेटा, जो सैलरी पे करता है। पे कौन करता है? एम्प्लॉयर। तो सैलरी के ऊपर टीडीएस काटने का जो राइट है वो किसको है? एम्प्लॉयर को है। ठीक है जी। और डिडक्टी का मतलब किसकी इनकम में से टीडीएस कटेगा? जो इनकम को रिसीव कर रहा है। इनकम को बेटा कौन रिसीव करेगा? सैलरी की इनकम कौन रिसीव करता है? एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय की सैलरी इनकम में से टीडीएस काटा जाता है। कब काटा जाता है? जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी की पेमेंट करता है। ठीक है जी, एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट। और टीडीएस का रेट क्या होगा? सैलरी पे बेटा जो टीडीएस कटता है नॉर्मल रेट से, जो आपके स्लैब है। ठीक है जी, सीनियर सिटीजन के अलग हैं, सुपर सीनियर सिटीजन के अलग हैं, और बिलो 60 एज के स्लैब रेट अलग हैं, वो सब आपको पता है। तो वो रेट अप्लाई करके हम टीडीएस कैलकुलेट करेंगे। जैसे लॉटरी पे 30% था, लॉटरी की इनकम पे पर बेटा टीडीएस होता है 30%। सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन कमर्शियल सिक्योरिटी, कमर्शियल सिक्योरिटी पे टीडीएस होता है 10%। लॉटरी पे बेटा 30 होता है, इंटरेस्ट ऑन कमर्शियल सिक्योरिटी पे कितना होता है? 10% होता है। अभी अभी हमने रेंट का सेक्शन किया, रेंट में कितना था? 10%। सेम ऐसे ही बेटा जो सैलरी के केस में टीडीएस का रेट क्या होगा? नॉर्मल स्लैब रेट प्लस सेस। ठीक है जी। और टीडीएस कब कटेगा? जब सैलरी की टैक्सेबल इनकम, सैलरी हेड की जो इनकम है, आफ्टर डिडक्टिंग डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U, वो बेटा एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से अगर कम है तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है जी। अगर सैलरी हेड की इनकम सेक्शन 80C से 80U की कटौतियां घटाने के बाद एग्जम्पशन लिमिट से क्या बन रही है? ज़्यादा बन रही है, तो टीडीएस कटेगा, अदरवाइज कोई टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जिस कर्मचारी की सैलरी में से टीडीएस काटा जाता है वो रेजिडेंट भी हो सकता है और नॉन रेजिडेंट। ठीक है जी। और कौन काटेगा? हमेशा एम्प्लॉयर। चलिए, इसको बेटा हम एक सम की हेल्प से समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। देखिए बेटा, इस सम की हेल्प से हम समझेंगे। पढ़िए इस सम को। सबसे पहले आपको क्या कहता है? यू आर रिक्वायर्ड to compute the net tax liability or tax refundable, if any, from the following particulars of income of an assessee
फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। अब यहाँ पे बेटा इस क्वेश्चन में असेसी नहीं बताया हुआ, असेसी कौन सा है। तो यहाँ देखो सैलरी इनकम दे रखी है, तो सैलरी इनकम दे रखी है तो अंडरस्टूड है असेसी कौन होगा, इंडिविजुअल, क्योंकि सैलरी इनकम जो है जनरली बेटा किसकी होती है, इंडिविजुअल। उसके बाद आ जाइए डीए। डीए का मतलब डियरनेस अलाउंस 1,20,000। रिसीव्ड रेंट ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है जी, प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी से। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फॉर रिपेयर ऑफ प्रॉपर्टी 30,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टाइम डिपॉजिट विद पीएनबी 54,000। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, उसने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में 10% ऑफ सैलरी। एंड पेड ₹10,000 एज प्रीमियम ऑन हिज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ही पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर सेल्फ बाय चेक 20,000। देखिए कैसे करेंगे। तो टैक्स लायबिलिटी तो बेटा बाद की बात है, पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, उसकी टोटल इनकम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल इनकम के लिए बेटा मैं स्पेस बना लेता हूँ अलग से। लीजिए ये स्पेस मैंने टोटल इनकम के लिए रिजर्व रख लिया। देखिए कैसे करेंगे। हाँ जी बेटा, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। तो टोटल इनकम की बेटा कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम सैलरी हेड की इनकम, सैलरी की इनकम बेटा आपको गिवन है 6 लाख और 1,22,000 बेटा डीए भी दिया हुआ है। तो सैलरी की इनकम हमारी हो गई 6 लाख प्लस 122, इन दोनों का बेटा टोटल कर देंगे 7,22,000। बट ये तो सैलरी हेड की अभी ग्रॉस सैलरी आई है। अभी इसमें से लेस क्या होगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 1। तो ये बेटा 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर देंगे। तो ये बेटा हमारा 6,72,000 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी सैलरी हेड की इनकम आ गई। उसके बाद बेटा हम नेक्स्ट हेड बना लेते हैं। नेक्स्ट हेड बेटा हमारा बनेगा हाउस प्रॉपर्टी हेड। तो हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम निकालेंगे हम, तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालते हुए सबसे पहले हम देखते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो यहाँ पे एक्चुअल रेंट आपको गिवन है 80,000, वही ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा। एक्चुअल रेंट को हम कंपैरिजन करते हैं म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, वो इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो जो एक्चुअल रेंट होगा उसी को ही हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू ले लेंगे। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से सबसे पहले हम लेस करते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपल टैक्सेस है नहीं, तो फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करेंगे 30%। लो बेटा, तो यहाँ पर मैंने 80,000 का 30% 24,000 लेस कर दिया, तो ये 56,000 आ गया। उसके बाद हम लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन क्वेश्चन में बेटा गिवन है लोन टेकन फॉर रिपेयर ऑफ प्रॉपर्टी 30,000। 30,000 बेटा ये माइनस कर दिया, तो 26,000 हमारी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ गई। ठीक है जी, ये हमारा सेकंड इक्वेशन कर देते हैं। और थर्ड नंबर पे और बेटा देखो और कोई हेड बनता है, एक अदर सोर्सेज हेड बनेगा। अदर सोर्सेज हेड में ये आएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट का मतलब बेटा होता है फिक्स डिपॉजिट, तो 54,000। तो पंजाब नेशनल बैंक से जो आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है एफडी का ब्याज, वो 10,000 से ज़्यादा है। 10,000 से ज़्यादा हो तो बेटा टीडीएस कटता है। तो, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो कितना टीडीएस कटा होगा, 10%। ये नेट इनकम दे रखी है, तो इसको ग्रॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। हाँ जी बेटा, 54,000 इंटरेस्ट रिसीव्ड दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे। हाँ जी बेटा, इंटरेस्ट ऑन एफडी विद पीएनबी। तो इसको बेटा ग्रोस करना पड़ेगा। अदर सोर्सेज में जो इनकम हम लेते हैं ग्रोस, उसके लिए फॉर्मूला होता है ग्रोस अमाउंट इज इक्वल टू नेट अमाउंट इंटू 100 अपॉन 100 माइनस TDS। तो नेट अमाउंट बेटा कितना है हमारा, 54,000 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस TDS का रेट होता है 10। तो इसको बेटा कैलकुलेट करेंगे तो 60,000 आ जाएगा। 60,000 अदर सोर्सेज हेड में दिखाएंगे।
ठीक है जी। तो 50,000 इंटू 100/90, लो बेटा 60,000 ये अदर सोर्सेज हेड की इनकम आ गई। तो इन तीनों का बेटा टोटल कर लेते हैं। जीटीआई आ जाएगी हमारी 6,72,000 प्लस 26 प्लस 60। लो जी, यहाँ पे बेटा हम ग्रॉस टोटल इनकम निकाल लेते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम हमारी हो जाएगी 6,72,000 प्लस 26,000 प्लस 60,000। ये बेटा टोटल कर लीजिए और चैट बॉक्स में लिखिए कितना आ रहा है। ये बेटा टोटल आ गया 7,58,000। अब इसमें से बेटा माइनस होंगे डिडक्शंस। तो डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U देखिए कौन कौन सी एप्लीकेबल हो रही है। एक तो बेटा माइनस होगी अंडर सेक्शन 80C, आपको दिया हुआ है कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉई ने प्रोविडेंट फंड में कितना डाला है, 10% ऑफ हिज सैलरी। सैलरी का मतलब होता है बेसिक पे, डीए अंडर द टर्म्स प्लस कमीशन ऑन सेल। तो यहाँ तो ना तो डीए अंडर द टर्म्स है, ना ही बेटा कमीशन ऑन सेल, तो सैलरी का ही ले लेंगे 10%। 6 लाख का 10%, 60,000 तो बेटा वो हो गया। और 10,000 पे 60,000 तो कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, और प्लस 10,000 बेटा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम, ये भी क्वालिफाई करता है। तो 70,000 बनेगा। 70,000 का कंपैरिजन करेंगे 1.5 लाख के साथ विच एवरेज लेस, तो 70,000 बेटा ये आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अंडर सेक्शन मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का। बेटा सेक्शन कौन सा होता है बताइए। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए सेक्शन 80D है। तो अंडर सेक्शन 80D और 20,000, और उसमें मैंने बेटा आपको बताया हुआ है कंपैरिजन हम करते हैं 25,000 के साथ। ठीक है, 20,000 और 25,000 विच एवरेज लेस, तो 20,000 ही है। चलिए, तो 70 प्लस 20, 90,000 बेटा माइनस कर दीजिए। तो 7,58,000 में से 90,000 गया, तो 6,68,000 ये बेटा हमारी टोटल इनकम आ जाएगी। बताइए, यहाँ तक बताइए। रुपीज 6,68,000। हाँ जी बेटा, यहाँ तक बेटा हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, मैंने चेक कर लिया है। अब हमें क्या करना है, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। टैक्स लायबिलिटी में बेटा ध्यान से देखना है, नेट टैक्स लायबिलिटी पूछी हुई है या ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है नेट टैक्स लायबिलिटी। तो टैक्स लायबिलिटी बेटा कैसे निकालेंगे, चलिए अब उसकी बात करते हैं। तो पहले हेडिंग बना लेते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ नेट टैक्स लायबिलिटी। नेट टैक्स लायबिलिटी और टैक्स रिफंडेबल। कई बार बेटा टैक्स रिफंडेबल भी आ सकता है, तो कैसे निकालेंगे। इस क्वेश्चन में सारी की सारी इनकम बेटा जनरल इनकम है, स्पेशल इनकम कोई भी नहीं है। ठीक है जी, लॉटरी की इनकम भी नहीं है, ना ही कैपिटल गेन है। तो आप सीधा 6,68,000 पे टैक्स लगा दीजिए। तो कैसे लगाएंगे, बस एससी की एज देखिए, एज बेटा नहीं देखी तो बिलो 60 मानेंगे, एज बिलो 60। तो फर्स्ट 250 लीजिए, पहले 2.5 लाख, पहले 2.5 लाख तो बेटा नील। फिर नेक्स्ट 2,50,000, अगले 2.5 लाख पे बेटा कितने परसेंट बनेगा, 5%, 12,500। और नेक्स्ट 5 लाख, नेक्स्ट 5 लाख तो बेटा बनते ही नहीं, नेक्स्ट बनेंगे 1,68,000। इसका बेटा कर देंगे 20%, 1,68,000 का 20% यानी कि 1/5, 33,600। लो बेटा ये कर दिया, ये आ गया 46,100। 46,100 बेटा ये हमारा टैक्स ऑन टोटल इनकम आ गया।
अब इसमें ऐड क्या करेंगे, सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है। रिबेट अंडर सेक्शन 87 ही भी बेटा देखना पड़ेगा। रिबेट तब माइनस होती है जब टोटल इनकम 5 लाख से कम हो, बट टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो रिबेट भी एप्लीकेबल नहीं है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। तो ये बेटा कर दो 46,100 का 4% बेटा ये है, लो जी मैंने कैलकुलेशन कर रखी है 1844। ये बेटा ऐड करके आ जाएगा ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी। ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी बेटा आ गई 47,944। अब आपसे पूछा नेट टैक्स लायबिलिटी, अगर ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पूछा होता तो आंसर यहीं पे यही आंसर हो जाता। अब नेट टैक्स लायबिलिटी निकालना है, तो नेट टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए आपको बेटा टीडीएस माइनस करने होंगे। तो लेस, यहाँ पे बेटा टीडीएस देखिए कैसे देखेंगे। एक तो टीडीएस बेटा लेस होगा आपका एफडी पे, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बेटा हमारा था 60,000, ये देखिए इंटरेस्ट था 60,000, ये रहा इंटरेस्ट ऑन एफडी 60,000 का 10% 6,000। 60,000 का बेटा इंटरेस्ट ऑन एफडी था, इसके ऊपर 10% टीडीएस कटेगा। या ऐसे कर लो, देखो 60,000 का इंटरेस्ट था और आपको रिसीव कितने हुए थे 54,000, इसका मतलब टीडीएस कितना कटा 6,000। या बेटा 60,000 का 10% कर लो, तो एक तो 6,000 रुपीज बेटा ये लेस हो जाएगा। एक हमें देखना पड़ेगा कि सैलरी का टीडीएस बनता है या नहीं, तो उसके लिए बेटा आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा सैलरी का टीडीएस कैलकुलेट करने। यही इस क्वेश्चन का न्यू पॉइंट है, तो पहले उसके लिए स्पेस बना लेते हैं। लो बेटा उसके लिए मैं यहाँ स्पेस बना लेता हूँ। हाँ जी देखिए, तो सैलरी का बेटा टीडीएस निकालना है हमें। तो सैलरी के टीडीएस के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे बेटा वर्किंग नोट बनाएंगे आप। देखिए यहाँ पे बेटा मैं लिख रहा हूँ टीडीएस ऑन सैलरी। तो सैलरी का टीडीएस निकालने के लिए सबसे पहले सैलरी हेड की इनकम देखिए 6,72,000 है। तो आपको करना क्या है, जो सैलरी हेड की इनकम है 6,72,000, उसमें से बेटा डिडक्शंस माइनस कर देनी है आपको। डिडक्शन कौन कौन सी, 80C और 80D, जितनी भी डिडक्शंस हैं 80C to 80U वो माइनस करेंगे। तो यहाँ पे टैक्सेबल सैलरी इनकम निकाल लेंगे, टैक्सेबल सैलरी इनकम आफ्टर डिडक्शन। तो कितनी बनेगी, हाँ जी बेटा 6,72,000 माइनस 70,000 एंड माइनस 20,000, ये बेटा माइनस कर दीजिए। तो 6,72,000 में से 70 और 20 माइनस करेंगे, 90,000 माइनस करेंगे, तो ये बेटा बनेगा आपका 5,82,000, 5,82,000। इस अमाउंट को बेटा चेक करना है कि ये एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है या कम है। एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो इसके ऊपर बेटा टैक्स निकाल दो जैसे आप नॉर्मल स्लैब रेट से निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, पहले 2.5 लाख तक नील, अगले 2.5 लाख का बेटा 5% 12,500, तो पहले 5 लाख तक तो 12,500 हो जाएगा। हाँ जी बेटा लीजिए मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट 5 लाख तक तो 12,500 बनेगा। उसके बाद बनेगा 82,000 रुपये। हाँ जी बेटा 82,000, 82,000 का 20%, ये बेटा बनेगा 16,400, 16,400 और 12,500 28,900। लो बेटा ये हो गया। और 28,900 में बेटा और क्या जोड़ेंगे आप बताइए, इसके अंदर 4% क्या ऐड कर देंगे, सेस। सेस ऐड कर दीजिए 4%, तो 28,900 का बेटा 4% बनेगा जी 1,156। सरचार्ज एप्लीकेबल है नहीं, रिबेट भी एप्लीकेबल नहीं है, तो ये बेटा ऐड कर दो 1,156 ऐड करके, और ये बेटा हमारी फिगर आ जाएगी 30,056।
हाँ जी बेटा, ये सैलरी का TDS आ रहा है 30,056। ये बेटा वर्किंग नोट में आपको निकालना है, ठीक है जी। ये वर्किंग नोट मैंने बनाया है TDS ऑन सैलरी का। कैसे करना है दोबारा देख लीजिए। पहले सैलरी हेड की जो इनकम है वो लेके उसमें से सारी डिडक्शन माइनस करेंगे और फिर चेक करेंगे कि वो अमाउंट एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, तब आप बेटा TDS की कैलकुलेशन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ बेटा मैं लेस कर रहा हूँ TDS ऑन सैलरी। सैलरी इनकम पे TDS कितना आया है 30,056। लो बेटा माइनस कर दीजिए, ये आपका नेट टैक्स आ जाएगा। तो नेट टैक्स बेटा देखो कितना आ रहा है। नेट टैक्स बेटा 47,944 में से 36,056 ये माइनस करके बेटा आ जाएगा आपका 11,888। लो जी, ये बेटा आपका फाइनल आंसर होगा 11,888। बताइए, इस तरीके से बेटा आपको करना है। चलिए एक सम बेटा और लेते हैं, बिल्कुल ऐसा ही। देखिए, हाँ जी बेटा, इस सम की स्टेटमेंट पढ़िए क्या कहता है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द नेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ और टैक्स रिफंडेबल। इसमें बेटा सैलरी हेड की इनकम दे रखी है 5,62,500, DA आपको दे रखा है 120, रेंट ऑफ प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टाइम डिपॉजिट विद पंजाब नेशनल बैंक, एंड ही कंट्रीब्यूटेड